यस 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 श्योर, चलो 100% फोकस यहाँ पे, चलो यस यस, ऐसी को देखते हैं, नॉर्मल है, ऐसा लोड नहीं लेने का, ठीक है, लाइट लेने का, चलो 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। चलिए हाँ, करेंगे क्या शुरू? पक्की बात है ना? आपको अर्जेंसी समझ नहीं आ रही है? बेवकूफ लड़की, नहीं, कुछ चीजें कैसा है कि वो कर्मा है ना वही सिखाएगा, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, चलो ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, छोके we're all here, we're all good। चलिए, so what are we going to do now? We're going to nicely quickly revise the entire chapter। मेरे साथ बने रहना, एंड अभी तो नहीं, जब आप थोड़े थोड़े बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा इन क्विक रिविजन्स की इंपॉर्टेंस। अभी मस्ती से देखते रहो बस। चलो, डिपॉजिटरीज एक्ट में शुरू किया था बहुत समय पहले। इसका पूरा उद्देश्य क्या है डिपॉजिटरीज एक्ट का? सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो टॉपिक है तो हम बाद में देखेंगे। उद्देश्य ये था कि भारत में फिजिकल शेयर्स घूम रहे थे और हमने देखा कि इससे बहुत टाइम लग रहा है ट्रांजैक्शंस में, तो हमने कहा नहीं, फिजिकल को पूरा कन्वर्ट करना है डीमैट फॉर्म में, हमें फिजिकल बंद करना है। उस उद्देश्य से डिपॉजिटरीज का कंसेप्ट आया, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 से भारत में। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिटरी, फाइनली हमने ये कुछ 7 क्वेश्चंस के आंसर पढ़े। सबसे पहला था जिसमें था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी। हमने डिपॉजिटरी के फंक्शंस देखना शुरू किए, वेरी इजी, 6 फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी। हर जगह अकाउंट ओपनिंग, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट, thereafter IPO and corporate benefits, creation of encumbrance. These are 6 functions, these are the 6 functions of depository। हम यही functions DP में भी देखते हैं, बड़े अच्छे functions है depository के, very easy। account opening, dematerialization, rematerialization, creation of encumbrance, settlement, IPO, corporate actions, corporate benefits। ओके, फिर आया कि आखिर डिपॉजिटरी यहां से क्या क्या बेनिफिट हुए। सुना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले 2 चीजों को एलिमिनेट किया है, 2 चीजें फास्टर हुई है, रिड्यूस हुई एक चीज, और 2 चीज और एलिमिनेट हुई। 2 चीजें सबसे पहले एलिमिनेट किया, एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज, एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल शेयर्स। 2 चीजें फास्ट हुआ था, इमीडिएट ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन एंड फास्टर डिलीवरी ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट। फिर एक चीज क्या रिड्यूस हो गई, रिडक्शन इन ब्रोकरेज। फिर 2 चीजें और एलिमिनेट हुई, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ माइनर एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस। ये चीजें हट गई। फिर आया मॉडल्स ऑफ डिपॉजिटरी, इमोबिलाइजेशन एंड डीमटेरियलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन इज व्हाट? इमोबिलाइजेशन, रुकना पहले एक लाइन मैं बोलूंगा, ठीक है ना, इसके कीवर्ड्स कोशिश करना दिमाग में बैठे आपके। इमोबिलाइजेशन इज व्हेन फिजिकल शेयर्स आर केप्ट इन वॉल्ट्स ऑफ द डिपॉजिटरीज एंड ऑल द फर्दर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बुक एंट्री फॉर्म। वापस बोल रहा हूं, व्हेन द फिजिकल शेयर्स आर केप्ट इन वॉल्ट्स ऑफ द डिपॉजिटरीज एंड ऑल द फर्दर ट्रांसफर टेक प्लेस इन बुक एंट्री फॉर्म, दैट इज इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन के अंदर हमने आगे बढ़ा कि ये जो इमोबिलाइजेशन का कंसेप्ट होता है, इसके अंदर एक्चुअल ओनर के पास राइट होता है कि वो वापस विड्रॉ भी कर सकता है, मतलब रीमटेरियलाइजेशन अलाउड है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि इमोबिलाइजेशन आजकल फ्रेश इशू का भी होता है बाय इशू ऑफ जंबो सर्ट, ये ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा डीमटेरियलाइजेशन, इट्स वेरी इजी, द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू डीमैट शेयर इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द प्रोसीजर ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। व्हाट इज द प्रोसीजर? स्टेप 1, the investor opens a demat account, fills dematerialization request form, gives the dematerialization request form and the share certificate to the DP. DP intimates the depository, DP gives the physical share certificate and the dematerialization request form to the issuer. Issuer confirms the depository and depository credits the account of the demat account holder. I hope you're all with me. Depository also intimates the issuer. Wonderful. When the DP is informing the depository, depository also informs the issuer. Wonderful. You're all with me? चलो, फिर आते हैं हम लोग द प्रोसीजर ऑफ रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन सिलेबस में कहीं फिट नहीं हो रहा था, लेकिन डीमैट पढ़ाया तो साथ में रीमैट भी पढ़ा दिया था। तो रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? तो इट्स द कन्वर्जन ऑफ रीमटेरियलाइजेशन, द कन्वर्जन डीमैट शेयर्स इनटू फिजिकल शेयर्स। इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। तो हम आगे इन्वेस्टर यहाँ पे डीमैट अकाउंट होल्डर, ही डायरेक्टली फिल्स इन द रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, गिव्स इट टू द डीपी। डीपी राइट नाउ एकदम easy. Now the company here directly issues the fresh share certificate to the investor and then the company confirms to the, और डिपॉजिटरी क्या कर लेता है? डेबिट। पॉइंट नंबर 2, ब्लॉक वाला हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? चलो, फिर यहां पे हम लोग बहुत आसानी से आगे बढ़े। डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन हमारा हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ गए। फिर ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। डीपी, अरे डीपी क्या है? तो डीपी में सबसे पहले हमने पढ़ा कि डीपी के अंदर डीपी होता क्या है। तो सबसे पहले कि डीपी जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच में होता है ब्रोकर, वैसे ही इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में होता है डीपी, सेम फंक्शन। फिर आया कि डीपी कौन बन सकता है? तो मैंने कहा डीपी कोई बन सकता है। रुको, अपने नोट्स में यहां पे लिखो,
हु कैन बिकम डीपी, और इस तरफ एरो बनाओ, लिख दो नोट्स में। अगर कभी किसी क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में आ जाता है कि डीपी कौन बन सकता है, तो डीपी आज के में कोई भी बन सकता है। फिर हमने पढ़ा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउसेस, एनबीएफसी एंड रजिस्ट्रार टू एन इश्यूअर और शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये सब लोगों में से कोई भी बन सकता है डीपी। फिर हम लोग आगे गए, हमने पढ़ा डीपी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सुना, याद रखने का तरीका काफी आसान था। अकाउंट ओपनिंग, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट और प्लेज, एनफोर्समेंट ऑफ प्लेज, मतलब क्रिएशन ऑफ एनकम्बरेंस। ये पॉइंट तो डिपॉजिटरी में थे ना, डिपॉजिटरी के फीचर को डीपी तो करवाता है, तो ये सेम हो गए। एक नया पॉइंट पढ़ा हमने यहां पर, ट्रांसमिशन नॉमिनेशन, ये नया पॉइंट पढ़ा। और उसके अलावा बाकी जो 3 पॉइंट है वो तो हवा, मतलब जो सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, दैट इट एक्ट्स एज एन एजेंट, इट इज कस्टमर इंटरफेस इन फंक्शंस लाइक सिक्योरिटीज बैंक, दैट मेक्स इट इजियर। फिर आए इश्यूअर, इश्यूअर के 5 फंक्शंस आते हैं, वापस डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, इजी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हर डीमटेरियलाइजेशन के प्रोसेस में और रीमटेरियलाइजेशन के प्रोसेस में ये कंफर्म ही तो करता है, तो कंफर्मेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप का काम भी इसका है। कॉर्पोरेट एक्शन तो इन्हीं को देना है, कॉर्पोरेट एक्शन तो कंपनी का एक्शन, तो इश्यूअर की ड्यूटी है। और एक पॉइंट जो आगे हमको समझ में आया कि रिकंसिलिएशन भी ये करता है, सो रिकंसिलिएशन ऑफ डिपॉजिटरी होल्डिंग, ये हो गया इश्यूअर के फंक्शंस। फिर हम लोग और आगे बढ़े, हमने फिर ये 2 चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैसे होता है, कॉर्पोरेट एक्शन, तो काफी इजी चीजें थी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के अंदर कि कंपनी अब क्या करता है, जब कभी कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं, कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट करता है, सब लोगों के एप्लीकेशन आ गए, फिर कंपनी डिसाइड करता है, मेक्स अ लिस्ट ऑफ अलॉटीज कि किन किन को शेयर्स अलॉट करना है, फिर कंपनी सीधा ये लिस्ट किसको दे देता है, अपने डिपॉजिटरी को दे देता है, रजिस्ट्रार बना के डिपॉजिटरी को दे देता है, एंड डिपॉजिटरी उनके डीमैट अकाउंट के अंदर सीधा क्रेडिट कर देते हैं, एज इजी एज दैट। और कंपनी जिनको रिफंड करना है वो रिफंड डायरेक्टली कंपनी खुद कर देती है, तो इट्स वेरी इजी। फिर आया कि जो कॉर्पोरेट बेनिफिट आजकल होते हैं तो कैसे होते हैं, तो हमने बड़ा कॉर्पोरेट बेनिफिट को 2 तरीके से कैटेगराइज करो, कैश वाले, नॉन कैश। जो कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट है ये तो कंपनी को ही देना है, तो कंपनी विल गेट द डिटेल्स फ्रॉम डिपॉजिटरी एंड कंपनी विल इटसेल्फ ट्रांसफर द अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट्स। वहीं अगर नॉन कैश है तो कंपनी गिव्स द बोनस शेयर और राइट शेयर्स टू the depository and depository gives it in their demat accounts। लाइफ काफी आसान चली थी यहां तक भी। फिर हमने एक टॉपिक को ड्यू रखते हुए हम आगे बढ़े थे, लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क हमने सबसे पढ़ा कि डिपॉजिटरी के ऊपर कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, तो पहला उनका डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018, बायलॉज, बिजनेस रूल्स एंड अदर लॉज की लिस्ट है पूरी। ओके वंडरफुल। फिर आया डिपॉजिटरीज एक्ट क्या कहता है, हमने एक टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ा कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कि कोई भी व्यक्ति अगर डिपॉजिटरी बनना चाहता है उसको क्या क्या कंडीशन कंप्लाई करनी है। देखो ध्यान से, नेटवर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए, इट हैज टू बी अ कंपनी, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, उसके बायलॉज होने चाहिए विद द अप्रूवल ऑफ सेबी, डीपी होना चाहिए उनके पास, सिस्टम होना चाहिए उनके पास ऐसा कि यहां पे किसी प्रकार का मैनिपुलेशन ना हो, इसके लिए सेटिस्फाइड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेबी। देयर आफ्टर आपने डिपॉजिटरीज एक्ट और रेगुलेशन को कंप्लाई करना है, और उसके बाद में यू शुड मीट विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो हमने देखा फंजिबिलिटी, तो फंजिबिलिटी इज गिवन इन सेक्शन 9, ये एक चीज पड़ी। और फंजिबिलिटी मींस व्हाट, फंजिबिलिटी सिंपली मींस दैट ऑल द शेयर्स वुड बिकम इंटरचेंजेबल। मींस व्हाट, मींस इफ अ पर्सन गिव्स हिज फिजिकल शेयर टू द डिपॉजिटरी, ही लूजेस द राइट टू गेट द एग्जैक्ट सेम शेयर सर्टिफिकेट बैक। ब्यूटीफुल। और इट इज लाइक विड्रॉइंग मनी, वो तो ठीक है, दैट्स ओके। फिर पेनल्टी पड़ा, तो पेनल्टी होना कि सारी पेनल्टीज के लिए सेम अमाउंट है, इट इज मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। जहां पे पेनल्टी नहीं दी गई है 1 लाख टू 1 करोड़, और अगर कोई व्यक्ति कंडक्ट बिजनेस इन फेयर फेल के अनफेयर मैनर में अगर आपने किया तो मिनिमम ही 5 करोड़, मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड व्हिचएवर इज हायर। क्लियर है? चलो, आपको मैंने एक चीज पहले बताई थी, एक और बार बता देता हूं। हम लोग लिखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मिनिमम जब भी लिखा होता है उसका मतलब हो जाता है एट लीस्ट, एंड मैक्सिमम मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ, टू द एक्सटेंट ऑफ। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम मत लिखो, अच्छा नहीं लगेगा। एग्जाम में लिखो एट लीस्ट दिस अमाउंट एंड मैक्सिमम में टू द एक्सटेंट ऑफ, सो दैट इज अ बेटर लीगल लैंग्वेज। लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो आपको याद रखने में परेशानी होगी, तो याद रखने में मिनिमम मैक्सिमम इज अ इजियर टर्म, वेयर एज एग्जाम में लिखते टाइम ध्यान रखना है मिनिमम की जगह एटलीस्ट लिखेंगे एंड मैक्सिमम की जगह पे टू द एक्सटेंट ऑफ, टू द एक्सटेंट ऑफ, टू द एक्सटेंट ऑफ। फिर हम लोग आ जाते हैं तीनों ऑडिट की तरफ। अब तीनों ऑडिट में हमें नोट्स को देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में एक चार्ट आपके बना रहना चाहिए कि सबसे पहले रिकंसिलिएशन ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट। रिकंसिलिएशन ऑडिट पे आते हैं, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इश्यूअर, हैज टू बी डन क्वार्टरली। ओके, इट हैज टू बी डन बाय अ practicing company secretary or a qualified chartered accountant. It covers what all? First, reconciliation of issued share capital,
लिस्टेड शेयर कैपिटल एंड शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, इजी। उसके बाद में इसमें एक और चीज है, एनी चेंज इन शेयर कैपिटल इन दिस क्वार्टर, एंड लास्ट में ऑल द डीमेटेरियलाइजेशन हैज टेकन प्लेस और नॉट, अगर टाइम में डीमेटेरियलाइजेशन नहीं हुआ तो उसका रीजन भी आपको यहां पे बताना होता है, इजी। फिर आता है हमारा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट व्हिच हैज टू बी डन ऑन ऑल द डीपीज ऑफ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। इट हैज टू बी डन ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एक्चुअली बताऊं तो यहां पे कैसा है कि इट हैज टू बी डन एज प्रिस्क्राइब बाय एनएसडीएल सीडीएसएल। दे हैव करंटली प्रिस्क्राइब्ड हाफ ईयरली, तो हम हाफ ईयरली लिख लेते हैं, आपको मॉड्यूल में हाफ ईयरली वर्ड नहीं मिलेगा। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद में नेक्स्ट चीज पे आते हैं, ये हो गया हमारा एनएसडीएल सीडीएसएल। उसके बाद में कौन कर सकता है, practicing company secretary, qualified chartered accountant and practicing CMA, wonderful। उसके बाद में इट कवर्स व्हाट ऑल, अपने फेवरेट 8 यहाँ पे खिचड़ी बना सकते हैं, जैसे कि डीमेटेरियलाइजेशन, अकाउंट ओपनिंग, क्लोजर, फ्रीजिंग, मार्केट ट्रेड, ऑफ मार्केट ट्रेड, कोड मन में जो आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे हो गया इनकम्बरेंस वाला क्रिएशन हो गया, उसका हम क्रिएशन जब क्लोज करते हैं उसको लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन, तो हमें जो भी हमें पॉइंट्स हैं फेवरेट वहां पे लिख सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा आ जाता है कॉनकरेंट ऑडिट, मींस तुरंत जो कंटिन्यूअस ऑडिट चलता रहेगा, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन डीपी ऑफ एनएसडीएल थ्रू द नोटिफिकेशन डेटेड NSDL/policy/2006/0021, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 21 और 26 देख लो नोट्स में, 21 और 26। अरे बेटा जी, हाँ 221 है, 0021, बहुत अच्छी बात है। ये आपको याद रखना है क्या? नहीं, तो लाइट लेने का। लेकिन अगर कोई चीज जबरदस्ती याद आ गई है तो लिख लो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना? यस। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्करेंट के अंदर कौन कर सकता है? practicing CS, qualified chartered accountant, or even their internal auditor, and it covers what all? Control and verification of DIS and account opening। और बस यहां पर हम लोग आ जाते हैं और चैप्टर प्यार मोहब्बत से समाप्त हो जाता है। रोल ऑफ CS हम अगर बात भी करना तो इसके अंदर आप समझो, सुनो, ये 3 रोल ऑफ CS तो मुझे आपको बतानी नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। अब इन्होंने रोल ऑफ CS का मतलब क्या बताया, देखो सुनो, हमने आपको बताया ना, मुझे बताओ कौन करंट ऑडिट कौन कर सकता है? CS कर सकता है। इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? CS कर सकता है। रिकंसिलिएशन ऑडिट कौन कर सकता है? CS कर सकता है। तो यही लिखा रोल ऑफ CS में, इंटरनल ऑडिट, रिकंसिलिएशन, कॉन्करेंट ऑडिट, वंडरफुल। और एक पॉइंट जो पहले हम पढ़ चुके हैं, राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, की कंपनी का कोई भी केस होता है तो कंपनी का CS उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। रोल ऑफ CS यहां पे भी समझ में आएगा आपको, लेकिन रोल ऑफ CS पढ़ने का बेहतर तरीका क्या होगा कि जिस दिन सारे चैप्टर्स हुए एक ही चार्ट में आपको बताऊंगा, उस चार्ट में रोल ऑफ CS अंडर दिस चैप्टर, अंडर दिस चैप्टर, अंडर दिस चैप्टर, अंडर दिस चैप्टर। मोर और लेस रोल ऑफ CS इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टीट्यूट आपको इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपको बताने के लिए है, क्योंकि व्हेन स्टूडेंट्स यूज्ड टू क्वेश्चन कि हमारे सिलेबस में क्यों सिक्योरिटी लॉ रखा है, किसी और के CA के सिलेबस में तो नहीं होता, हमारे सिलेबस में क्यों रखा है, तो उन्होंने हर एक चैप्टर के एंड में बताया कि देखो कल को आपको ये काम करना पड़ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या, तो उस पर्पस के लिए रोल ऑफ CS है। तो हम पढ़ के जाते हैं इसको, लेकिन आई डोंट थिंक आइडियली एग्जामिनर को ये पूछना चाहिए, कोई पूछेगा भी नहीं, इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर अस टू आंसर आल्सो। और यहां पे हमारा पूरा का पूरा डिपॉजिटरीज एक्ट खत्म होता है। आई होप यू सुपर सॉर्टेड एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। टॉपिक का कैलकुलेशन चल रहा है, यस वी विल, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा रिवीजन एडिशनल टॉपिक का। यहां पे मैं ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता हूं कि आपको बहुत ज्यादा याद है, ये मैं मेरी तरफ से बोलूंगा, अच्छे से सुनते रहना। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी कि क्या 100% फोकस यहां पे, क्या हम सिक्योरिटीज जो डीमैट फॉर्म में है उसको हाइपोथेकेट या प्लेज या फिर एनकम्बरेंस के रूप में दे सकते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल दे सकते हैं। उसका प्रोसीजर हमने पढ़ा यहाँ पे, मैनर ऑफ क्रिएशन। इसमें क्या है, सुनना एकदम आराम से। तो जो भी व्यक्ति है, मैं होऊंगा प्लेजर, जो व्यक्ति अपने शेयर्स को सिक्योरिटी के रूप में देना चाहता है, द प्लेजर हैज टू इन्फॉर्म हिज डीपी चेक करेगा, डीपी सेटिस्फाइड तो डीपी रिकॉर्ड कर लेगा एंड डीपी विल फॉरवर्ड इट टू द डिपॉजिटरी इफ सेटिस्फाइड, डिपॉजिटरी विल रिकॉर्ड एंड डिपॉजिटरी विल इन्फॉर्म टू द डीपीज ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी, then DPs will inform pleasure and pledgee that your this hypothecation pledge has been recorded. Very easy. अगर डिपॉजिटरी कभी डिसाइड करता है कि उनको नहीं रजिस्टर करना है, देन डिपॉजिटरी विल इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली टू बोथ द डीपीज। ओके, इसके बाद में जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद में अगर कोई भी एप्लीकेशन देना चाहता है तो एप्लीकेशन दे सकता है फॉर रिमूवल ऑफ दिस प्लेजर हाइपोथेकेशन। और उसके अलावा सब्जेक्ट टू द प्लेज डॉक्यूमेंट, इफ एट ऑल आई एम नॉट रीपिंग द मनी, इवन द प्लेजी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द डीपी टू रजिस्टर द शेयर्स इन देयर नेम, एज इजी एज दैट। तो मोरलेस यही इस पूरे की समरी रहती है। उसके बाद में हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, और जब भी रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बाद में दोनों को इन्फॉर्म करेंगे। ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज द नंबर व्हिच सिक्योरिटीज गेट वंस दे आर एडमिटेड इन डीमैट फॉर्म टू द डिपॉजिटरी। व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर डीमैट डिपॉजिटरी, किस किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का डीमैट हो सकता है? हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इवन लिस्टेड, अनलिस्टेड, इन सब प्रकार के, इवन प्राइवेटली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इनका सबका डीमैट में डिपॉजिटरी ले सकता है और इनको डीमैट में
कन्वर्ट कर सकता है. पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर विद रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी. तो मैनर ऑफ इंक्वायरी, उसके बाद में मैनर ऑफ फाइलिंग अपील, द फॉर्म ऑफ फाइलिंग अपील, the time period within which appeal has to be filed, the fees which has to be paid with the appeal. Further, when the appeal will be made to SAT, again the fees, the manner and the procedure and how the appeal will be handled, processed. And last point आता है इसके अंदर आपका SAT को लेके. तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर हमारा एक पॉइंट आता है कि जब भी कोई डिपॉजिटरी क्या करना चाह रहा है, डिपॉजिटरी बायलॉज बनाना चाह रहा है, दे हैव टू डू इट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी. देन दे कैन मेक बायलॉज विद रिस्पेक्ट टू डीमटेरियलाइजेशन कैसे होगा, रीमटेरियलाइजेशन कैसे होगा, डीमैट अकाउंट ओपन कैसे होंगे, व्हाट आर द पावर्स ऑफ इशूअर, इफ देयर इज एनी क्लैश विद रिस्पेक्ट टू इशूअर बोलो, स्टॉक एक्सचेंज बोलो, कोई भी अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वहां पर कैसे गाइड करेंगे. इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे बायलॉज बने जाते हैं. हम लिख के देखते हैं, हम पढ़ के देखते हैं एक एक क्या क्या पॉइंट यहाँ पे लिखा है. 100% फोकस यहाँ पे. सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन एंड रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज, कि कोई कौन कौन सी सिक्योरिटीज डीमैट में होगी, तो प्रैक्टिकली सब हो सकती है, उसका क्राइटेरिया. कंडीशंस, कि अगर आप डीमैट में आए तो आप पे क्या क्या कंडीशंस हो जाएगी, कंडीशन सब्जेक्ट विद सिक्योरिटी शैल बी डेल्ट विद. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीपी, कि किन किन लोगों को हम डीपी बनाएंगे. नेक्स्ट मैनर एंड प्रोसीजर फॉर डीमटेरियलाइजेशन, द प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन विद द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे होंगे. मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कल परसों के लेक्चर में कि मान लीजिए कल को कोई बड़ा प्रमोटर किसी प्रमोटर से, साइरस मिस्त्री टाटा, उनका भी ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उसका भी प्रोसीजर डिपॉजिटरी के अंदर होना चाहिए. उसके बाद में कैसे विड्रॉ कर सकते हो डिपॉजिटरी से, दैट इज रीमटेरियलाइजेशन. देयर आफ्टर प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग सेफगार्ड टू डीपी एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर. देयर आफ्टर कंडीशंस ऑफ एडमिशन एंड विड्रॉल फ्रॉम अ पार्टिसिपेंट बाय अ बेनिफिशियल ओनर. बहुत सारे क्रिटिकल चीजें भी होती है कि कभी कभी लोग ऐसा चाहते हैं कि अपना ब्रोकर भी चेंज करना चाहते हैं. एक व्यक्ति के 2 डीमैट अकाउंट है, वो इस डीमैट अकाउंट से इस डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना चाहता है. ये सब प्रैक्टिकली होता है जो हमारे सिलेबस के परे है, तो उन सबको भी बायलॉज ये लोग बनाते हैं. अरे आपके 2-3 बैंक अकाउंट है, हो सकते हैं आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, कर सकते हो, तो ये सब भी प्रैक्टिकली अलाउड होता है. Thereafter, procedure for conveying information to participant and beneficial owner, कि कंपनी ने डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया है, शेयर होल्डर मीटिंग है, तो इन सबको इन्फॉर्म कैसे करना है. कंपनी ने कोई भी नॉन कैश बेनिफिट रखा है, वो कैसे इंटीमेट करना है. कभी भी प्लेज या हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा तो उसका बेनिफिट, उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या राइट्स और ऑब्लिगेशन रहेगी डिपॉजिटरी इशूअर पार्टिसिपेंट की, वो. Thereafter, manner and periodicity of furnishing information, कि कितने मैनर में, कितने टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करते रहनी है, जैसे कि फॉर्म्स वगैरह सबमिट कब कब करने हैं. रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है तो कैसे वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा. और लास्ट में कैसे पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट, पार्टिसिपेंट मतलब डीपी के अगेंस्ट हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं अगर उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया है. एंड लास्ट इज इंटरनल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. As I say, I cannot expect any one of you to remember all of these points, nor you should ideally sit and rectify it up. लेकिन आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी बायलॉस पे क्वेश्चन आ गया तो you should be able to answer it up, कि हाँ भाई बायलॉस के हमें कुछ पॉइंट पता है कि ये सारे पॉइंट्स पे बायलॉस बनाना होता है, किसको, डिपॉजिटरी को, विद द अप्रूवल ऑफ सेबी. सेबी चाहे तो सेबी कभी भी ऑर्डर कर सकता है कि आपके बायलॉस के अंदर ये चेंजेस करो, और अगर डिपॉजिटरी चेंज नहीं करता सेबी खुद भी उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आज भी मेरे पास ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन है? जी हाँ, आज तक है, जब तक मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक भी एक व्यक्ति के पास, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो डीमैट शेयर्स को फिजिकल में कन्वर्ट कर सकता है. लास्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट. आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे. डिपॉजिटरीज एक्ट आया था टू क्रिएट अ लीगल बेसिस so that depositories could create a record, maintain of ownership record, and they could change the ownership record through book entry. तो इसका एक legal basis होना चाहिए था. Next, dematerialization. It should be given, option should be given that a person can hold the shares in demat form or physical form. Third, the securities should be made fungible. Fourth, the securities have to be freely transferable. And last, for the elimination of stamp duty, कि अब stamp duty पे ना लगे. And these are the additional topics. And now we are finally done with Depositories Act. That'll be all for this session. Thank you so much.